संदीप जी देखिए, ये एट द एंड ऑफ द डे यहाँ एक ही चीज दिख रही है कि एफआई तो फुल ऑन नहीं है, जो है वो डीआई ज्यादा आ रहे हैं। एफआई तो एक्चुअली ना ऊपर जाता है तो इंडेक्स ज्यादा बेच ही रहा है, और अभी भी उनका कहते हैं कंफर्ट जोन आया नहीं है। अभी भी अगर हम देखें तो हमारा जो पी रेशियो निफ्टी का 20 to 23 के आसपास है। अब बाकी सब कंट्रीज देखोगे, चाइना देखो या कोरिया देखो, वो 16 के आसपास पी पे चल रहे हैं इंडेक्स। तो ऑफकोर्स हम लोग काफी महंगे हैं, ऑलमोस्ट 30% से ज्यादा उनसे महंगे हैं। और वही एफआई को खटक रहा है, क्योंकि अर्निंग सीजन जो नेक्स्ट टाइम आएगी, जो फर्स्ट सेकेंड वीक ऑफ जनवरी, वो अगर अपग्रेड नहीं हुआ तो और नीचे हम लोग जा सकते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि अक्टूबर टू दिसंबर होपफुली अर्निंग सीजन अच्छी रहेगी, और उसमें आई थिंक एफआई ज्यादा जल्दी आएंगे। एफआई तो आई थिंक मौका ही देख रहे कि जैसे ऑल टाइम हाई टच किया तो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर ले। इवन इंडिया यूएस की डील आए तो वो भी एक नेक्स्ट ट्रिगर पॉइंट है। और ओवरऑल इंडिया में भी अगर आप देखो ना, तो ऊपर के लेवल पे सेलिंग प्रेशर आ रहा है। सो ऑफ कोर्स वी हैव टच ऑल टाइम हाई, लेकिन कहते ना कि वो 27,000 जाना है, उस तरह की रैली नहीं है। वो टच करके आ गए तो वी हैव टू सी द नेक्स्ट ट्रिगर, जो शायद फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ जनवरी से होगा। आरबीआई रेट कट करने वाला है, फेड रेट कट करने वाला है, वो सबको पता है, उसमें नई बात नहीं है। तो मुझे लगता है आई थिंक रिजल्ट सीजन विद द कैटलिस्ट, और ये जो इंडिया यूएस का डील। ओके, मतलब नतीजों में सुधार और डील होना यूएस और इंडिया के बीच में, ये दो मेन ट्रिगर्स हैं, जिसके बाद आपको लगता है कि एफआईएस की वापसी हो जाएगी। हाँ, तभी हो सकती है। अदरवाइज इस क्वार्टरली रिजल्ट, जो रिजल्ट सीजन है, उसके बेस पे तो एफआई नहीं आएंगे। ठीक है, मतलब Q2 के जो नंबर्स आए हैं उसके बेसिस पर तो एफआईएस में कोई उत्साह या कोई भरोसा नहीं लौटता हुआ दिखा है। नहीं नहीं नहीं, हमारे देखे डीआईआई क्यों बाय करे, क्योंकि म्यूचुअल फंड का फ्लो आ रहा है, उनको तो बाय करना ही पड़ेगा। एफआई के पास वो कंपल्शन नहीं है, और अगर यहाँ से 27,000 28,000 हमें जाना है तो एफआई के बिना नहीं जा पाएंगे। सर, मैं रुपए में कमजोरी की बातचीत करूंगा जैसे मैंने कहा, लेकिन ये जो ट्रिगर्स हैं, जैसे एमपीसी की पॉलिसी बैठक है, पुतिन साहब का भारत का दौरा 4 साल के बाद पहली बार हो रहा है, 2021 के बाद वो यहाँ आएंगे, ये कितने बड़े ट्रिगर्स हैं हमारे लिए। अगर मान लीजिए, अब हम उम्मीद तो कर ही रहे हैं, पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की ओर बढ़ रहे हैं कि बिना एफआईएस के हम किसी तरह से अपने बाजारों को संभाल लें या फिर डीआईएस के दम पर चलने लगे। अगर हमें उस तरफ बढ़ना है तो ये जो ट्रिगर्स हैं वो किस किस हद तक हमारी मदद करते हुए नजर आ सकते हैं। आप क्या देखते हैं कि हमारे मार्केट्स में या हमारी इकोनॉमी में ऐसा क्या हो जाए कि हमारी एफआईएस पर निर्भरता खत्म हो जाए? ये देखिए, ऑफ कोर्स अभी तो हमने ऑल टाइम हाई पूरा डीआई के बेस पे ही किया है, तो वो एक बहुत पॉजिटिव चीज है। और अगर एफआई आती है तो सबसे बड़ी पॉजिटिव वो रहेगा, और आई थिंक तो ही मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन यहाँ से भी जो अगर एमपीसी की मीटिंग है और जो इंटरेस्ट रेट कट की बात हो, उससे डोमेस्टिक इकोनॉमी को बहुत बड़ा फायदा होता है। क्योंकि देखिए, इन्फ्लेशन तो ऑल टाइम हाई लो था, सॉरी, ठीक है, 13 ईयर्स का, और उस लेवल पे एक्चुअली ये पहली बार ऐसा है कि आपका इन्फ्लेशन और जो डोमेस्टिक जो इंटरेस्ट रेट चले, इतना बड़ा गैप कभी नॉर्मली इतना होता नहीं है। तो वो कम करना चाहिए, और बहुत ही ड्रास्टिकली उनको कम करने चाहिए। और वही मुझे पॉजिटिव लगा है। जैसे जीडीपी नंबर, अभी हम लोग डिबेट कर सकते हैं कि 8.2% कितना सही है गलत है, लेकिन जीडीपी नंबर भी डेटा सही थे। तो डोमेस्टिक तो आई थिंक ये इंटरेस्ट रेट कट होना, इसके वजह से क्या होगा कि डोमेस्टिक सेक्टर्स को अच्छा खासा पुश मिलेगा। इन्फ्लेशन ऑलरेडी लाइन अप है काफी नीचे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक दो क्वार्टर में आपका अर्निंग अपग्रेड थोड़े आ सकते हैं, और वो मार्केट को ऊपर ले जा सकता है। तो यस, और इंटरेस्ट रेट का जो गाइडेंस होगा कि भाई किस तरह से वो नेक्स्ट एक दो क्वार्टर में कितने और नीचे ले जा सकते, क्योंकि काटना तो पड़ेगा। तो वो सब चीज आई थिंक मार्केट बहुत ध्यान से देखेगा, एंड आई थिंक वो पॉजिटिव ही होगा होपफुली। तो यस, वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव। रही बात रशिया का, पुतिन जी का यहाँ इंडिया आना, तो वो भी एक तरह से देखिए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप तो रखनी है रशिया के साथ, और आई थिंक रखेंगे। और वो भी जानते कि हमने ऑयल इंपोर्ट कम किया, लेकिन वो किसके प्रेशर पे किया है। लेकिन आई थिंक वो भी एक महत्व हो गया, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यूएस पे भरोसा नहीं कर सकते, तो अक्रॉस द कंट्रीज हमें अपना ट्रेड डील रखना ही पड़ेगा। तो आई थिंक रशिया इज ऑल्सो गुड पार्टनर। सो ये दोनों आई थिंक पॉजिटिव जाएंगे, और उसका इम्पैक्ट आई थिंक धीरे धीरे मार्केट में भी दिखेगा। ओके, धीरे धीरे मार्केट्स की भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, अगर हमें सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की ओर बढ़ना है, यानी कि एफआईएस पर अपनी निर्भरता को कम करना है। तो ठीक है। नमस्कार दोस्तों, होप आपको सेशन अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहते हो कि हम भी आपको हेल्प करें स्टॉक सिलेक्शन में, तो आप हमारी सर्विस ले सकते हैं। हम एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है, और आप www.catappan.in ये वेबसाइट में जाके देखिएगा। यहाँ हमने सब कुछ दिया हुआ है। अगर आप देखें तो एक पोर्टफोलियो बिल्डर कॉम्बो है, जहाँ हम लोग इक्विटी, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ,
आईपीओ, एसएमई आईपीओ, बॉन्ड्स रिकमेंडेशन, बाय सेल रिकमेंडेशन, वीकली सेशंस होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं आपका पूरा पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर और प्रॉपर डायरेक्शन में, प्लस पोर्टफोलियो रिव्यू भी होता है। तो आप जरूर जाके देखिएगा। इवन आपको सिर्फ इक्विटी का चाहिए तो इक्विटी का भी पोर्टफोलियो अवेलेबल है, जो आप सिर्फ इक्विटी का चाहिए तो बेटर है आप एक बार जाके देखिए और समझिए। प्लस गाइज, अगर आप चाहते हो कि आप हमारा नेक्स्ट सेशन अटेंड करें ऐसे सेक्टर रिकमेंडेशन और इवन स्टॉक पिकिंग एक्सरसाइज, तो हम उसकी भी लिंक दे देंगे, वो क्लिक करके नेक्स्ट सेशन अटेंड कीजिएगा। चलिए, डू सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट वेबिनार। थैंक यू। लेकिन सर ये जो रुपए की कमजोरी है ना, ये हमें जीने नहीं दे रही। जीने क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि 90 का लेवल भी रुपए पर पार हो गया। और आज ना एक उदय कोटक साहब की एक ट्वीट भी आई है, मैं वो ट्वीट आपको दिखाना चाह रहा हूँ सर। उस ट्वीट में उदय कोटक साहब ने क्या बोला है, और एक तरह से देखा जाए ना तो एक वार्निंग भी, एक अलार्म सा भी रेज कर दिया उन्होंने अपने ट्वीट में। उन्होंने कहा है कि जो रुपया 90 पर पहुंचा है ना, इसमें फॉरेन सेलिंग हो रही है इंडियन स्टॉक्स में, जिसमें एफपीआई और पी दोनों शामिल हैं, और इंडियन इन्वेस्टर्स बाइंग कर रहे हैं। जैसे हमें अभी बात भी किया, आपने भी कहा सर कि डीआईएस के दम पर हमने ऑल टाइम हाई लेवल टच किया है। अब ये कह रहे हैं कि कौन ज्यादा स्मार्ट है या फिर स्मार्टर कौन है, ये तो टाइम ही बताएगा। लेकिन हाँ, फिलहाल के लिए ऐसा लग रहा है कि फॉरेनर्स, यानी कि जो विदेशी हैं, जो गोरे हैं, वो ज्यादा स्मार्ट नजर आ रहे हैं। क्योंकि एक साल में अगर आप डॉलर टर्म्स में निफ्टी का रिटर्न देखेंगे ना, शून्य, अंडा, जीरो है। बट लॉन्ग टर्म में कौन जीतता है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी गेम खत्म नहीं हुई है, लंबी रेस चलने वाली है ये। हाँ, ये जरूर बोला उन्होंने कि जो इंडियन बिजनेसेस हैं उनको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहिए। तो टाइम फॉर इंडियन बिजनेसेस टू शेक आउट ऑफ कंफर्ट जोन। इस चीज को आप कैसे देखते हैं सर? रुपया तो ठीक है, हर साल कमजोर होता है, 3% के आसपास अमूमन एवरेज है, जो हमने पहले भी देखा है। लेकिन ये जो ट्वीट आया है सर उदय कोटक साहब की ओर से, जो इंडियन बिजनेसेस को भी एक तरह से एक चुनौती दे रहा है, या फिर अलार्म रेस कर रहा है, चेतावनी दे रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या मतलब क्या है सर इसका? ये देखिए, रुपया वीक हो रहा है और हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है। अगर हम बोले कि क्यों करने दे रहे हैं, आरबीआई क्यों प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि भाई एक्सपोर्ट को बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया ये ट्रेड डील के जो हुई नहीं है अभी तक। और अगर आप देखो बाकी सब करेंसी, अगर एशियन करेंसी अगर डीवैल्यू होती है तो हम अकेले ऊपर नहीं जा सकते, वी हैव टू डीवैल्यू, क्योंकि अभी भी हम लोग ग्रोइंग इकोनॉमी, हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई हम लोग और स्ट्रांग हो जाए, नहीं। रीजन है क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट में जो इम्पैक्ट आता है उसका लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होता है। उदय जी का यही कहना है कि देखिए, अगर हमें भी आगे बढ़ना है तो इनोवेशन हो, या जिस तरह से यूएस आगे बढ़ा है, जिस तरह से चाइना आगे बढ़ा है, जो इनोवेशन कर करके और रिस्क टेकिंग एबिलिटी से, आई थिंक वो इंडिया में मिसिंग है। इनडायरेक्टली वो यही कहना चाहते हैं, क्योंकि आप देखिए जिस तरह से चाइनीज हो या यूएस हो, आप देखो उन सभी कंपनीज में एक ही चीज है, इनोवेशन, जो इंडिया में काफी मिसिंग है। हम लोग अभी भी वो ट्रेडिशनल बिजनेस के ऊपर नहीं आए। ऐसा नहीं हो कि कुछ हुआ नहीं है, कंपैरेटिवली वहां से कम हुआ है। एंड आई थिंक इनडायरेक्टली उदय जी यही बोल रहे कि जब तक हम लोग ऐसा कोई इनोवेशन नहीं करते, जब तक हमारी कंपनी कोई नेक्स्ट गूगल या वो टेस्ला ना हो, तब तक हम ऐसे ही रहेंगे। हमें एट द एंड ऑफ द वी हैव टू फॉलो द क्राउड। और अगर पूरी सभी एशियन करेंसी अगर डिवैल्यू हो रही है तो हमें भी होना पड़ेगा। दैट इज द, मुझे लग रहा है फाइनल वर्डिक्ट वही बोल रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे। चलिए, सही है, परफेक्ट है। अब कुछ दर्शकों के सवालों की ओर भी बढ़ लेते हैं। हमने बाजार को तो काफ़ी हद तक डिस्कस कर लिया, डिकोड कर लिया, कहाँ कमियां हैं, क्या ज़रूरी है, कौन से ट्रिगर्स हैं जो कि बाजार के लिए बहुत अहम है। लेकिन जिनकी पोजीशन है, जिनके पोर्टफोलियो लाल है, उनके कंसर्न्स हमें सवालों में साफ तौर पे दिख रहे हैं, और वो मैं आपके सामने रख भी रहा हूँ। पहला सवाल जो हमें मिला है ना सर, वो है सिद्धार्थ नाथ जी का। कह रहे हैं कि सर नेटवेब, पीआई इंडस्ट्रीज बाय करना चाहता हूँ, ये दोनों स्टॉक में रिवर्सल का कुछ इंडिकेशन दिख रहा है क्या, या और नीचे जाएंगे, जरा बताइए। मतलब कुछ लोग एक अपॉर्चुनिटी भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से बाजार नीचे आ रहा है, कुछ स्टॉक्स करेक्ट हुए हैं, क्या ये अपॉर्चुनिटी ढूंढना सही है? और दो नाम इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं इसमें, नेटवेब टेक्नोलॉजीज और पीआई इंडस्ट्रीज। इन पर आपकी राय दीजिए सर। देखिए, नेटवेब टेक्नोलॉजीज ऑफ कोर्स नो, अगर बात करें तो एआई में ये एक ऐसा लौता स्टॉक है जो कंपैरेटिवली एआई के तरफ है। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ है कि ये स्टॉक ऑलरेडी आप वैल्यूएशन की दृष्टि से देखो तो नो 135 के पी पे। अब अगर आप 135 के पी पे होते हैं तो आपका ग्रोथ रेट जो क्वार्टरली रिजल्ट होता है ना, वो मिनिमम 30s और 40s में होना चाहिए। जो आप रिसेंट क्वार्टरली रिजल्ट में देखो तो उस तरह से आया नहीं है, एंड दैट इज वेयर द मार्केट इज नॉट हैप्पी विद नेटवेब। आपको अगर जैसे आप एनवीडिया देखो, एनवीडिया अगर देखो तो 50-40% से ग्रो होते हैं, ठीक है, तब जाके उनको उस तरह का वैल्यूएशन मिलता है। अगर नेटवर्क को भी उस तरह से बनना है तो उस तरह से ग्रो करना पड़ेगा, जो 1-2 क्वार्टर से नहीं आ रहा है, इसलिए ये नीचे आ रहा है। मेरे हिसाब से जब तक
आप रेवेन्यू प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं देखोगे, ये हमेशा महंगा लगेगा और ये ऊपर नहीं जा सकता। तो थोड़ा केयरफुल रहिए। तो आई थिंक होल्ड करना है तो कीजिए, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आई थिंक ग्रोथ थोड़ा कम है। रही बात पीआई इंडस्ट्रीज में देखिए, अगर आप देखें तो ओवरऑल ये भी बहुत ही नीचे जा रहा है, और एट द एंड ऑफ द डे हमें भी पता है कि यहाँ काफी हद तक इश्यूज चल रहे हैं इसके भी। और अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट भी देखूं तो वहां भी ठीक है, लेकिन ये जो एक दो क्वार्टर से अच्छे नहीं आए, लेकिन आई थिंक ये आप होल्ड कीजिए। आई थिंक इसकी रिकवरी धीरे धीरे आएगी, क्योंकि केमिकल इंडस्ट्री एंड ऑल दैट अभी भी बहुत ही प्रॉब्लम है। लेकिन इसमें आपको वेट करना पड़ेगा 6 महीने साल। आई थिंक 6 महीना मिनिमम, 2 क्वार्टर वेट करेंगे तभी रिवर्सल आएगा। अगर शॉर्ट टर्म पीरियड है तो मुझे नहीं लगता रिवर्सल आ सकता है जल्दी। ठीक है, मतलब ये फ्रेश बाइंग ना करें कुल मिलाकर? नहीं, फ्रेश बाइंग ना करें। ओके, ठीक है। गाजिया मीता जी कह रहे हैं सर कि एक्जो नोबल के 10 शेयर हैं, 3513 रुपए की बाइंग है, फर्दर टारगेट क्या है वो बता दीजिए, और अगर इसमें और ऐड करने की आपकी राय है, अगर आप अप्रूवल देते हैं तो फिर किस लेवल पर किया जाए ये भी बताइएगा। इनके पास पोजीशन पहले से खड़ी है 3513 पर, कल बहुत ही शानदार मूव आया था सर इसमें। नहीं, एक्सो नोबल तो ऑफ कोर्स आई थिंक बाइंग कैंडिडेट है ऑलरेडी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो जेएसडब्ल्यू स्टील पेंट्स ने आई थिंक बाई भी कर लिया है। तो लेकिन देखिए, ये एक लौता स्टॉक था जिसने ना ओवरऑल काफी बेटर परफॉर्म किया था पेंट इंडस्ट्री में। लेकिन अभी भी इसका जो रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ है ठीक है, लेकिन मैं बाइंग के लिए एक्स्ट्रा बाइंग करके मैं अभी भी ना बोलूंगा, थोड़ा वेट कर लो। आई थिंक 1-2 क्वार्टर रिजल्ट देख लो तो एडिशनल बाइंग में ना बोलूंगा, लेकिन है तो होल्ड करके रखिए अभी। अच्छा है तो आप होल्ड कीजिए और एडिशनल बाइंग नहीं करनी है इसमें। महेश दुलारिया जी कह रहे हैं सर कि अदानी पोर्ट के लिए गाइड कीजिए 3 महीने के लिए, क्या इसमें बाइंग करना सही रहेगा? देखिए, अदानी पोर्ट ऑफ कोर्स अभी रिसेंट टाइम में कंपैरेटिवली ना चला है थोड़ा, और ये वो कहते हैं धीमी गति के समाचार, गुजराती में बोलते हैं हम लोग, धीरे धीरे बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि रातों रात बढ़ने वाला है, लेकिन ये स्टेडी स्टॉक है। मैं तो मानता हूं कि ये अगर आप 2-3 साल रखोगे, ये आपको डिसेंट रिटर्न यहाँ से दे देगा। थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा, लेकिन आगे जाके ट्रेड डील्स हो जाएगी तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, तो अदानी पोर्ट को डायरेक्ट फायदा है। तो मेरे हिसाब से तो आपको अगर थोड़ा नीचे आता है तो बाय भी कीजिए, इस लेवल पे होल्ड कीजिए। आई थिंक लॉन्ग टर्म रखिए, ये अच्छा रिटर्न देगा आपको। ओके, ठीक है। अब आइए सर, पुतिन साहब का जो दौरा जिसकी मैं बात कर रहा था ना, उसको लेकर भी सवाल आ गया। नैन्सी जी कह रही हैं कि रशिया के साथ तो डिफेंस और न्यूक्लियर डील जो बोली जा रही है वो होगी, उससे कौन से स्टॉक्स ऊपर जा सकते हैं? कोई शिपिंग स्टॉक्स जिन पे आपकी नज़र हो, ये भी बताइएगा अगर ऐसा है। और डीसीबी बैंक पे भी शॉर्ट टर्म का व्यू मांग रही हैं ये। देखिए, ऑफ कोर्स नो, न्यूक्लियर डील और डिफेंस डील होगी, और नॉर्मली तो हम लोग वहां से इंपोर्ट करते हैं, हम लोग एक्सपोर्ट नहीं करते, उल्टा है यहाँ। तो डायरेक्टली आई डोंट थिंक ये सभी कंपनी को ऐसा फायदा होगा, लेकिन हाँ शायद एचएल उस पर फोकस होगा। लेकिन टॉकिंग स्पेसिफिकली शिपिंग, आई थिंक शिपिंग में आप मेरे हिसाब से मैजागन डॉक में जा सकते हो। मैजागन एक अच्छे वैल्यूएशन पे, इस बार का रिजल्ट भी ठीक ठाक आया है और कॉन्ट्रैक्ट्स भी अच्छे हैं, और आई थिंक आगे जाके कैपेसिटी एक्सपेंशन और एग्जीक्यूशन में भी इंप्रूवमेंट आएगा। तो अगर शिपिंग में जाना है तो मैं मैजागन आपका बोलूंगा। और जो डीसीबी बैंक है, यस डीसीबी बैंक, देखो शॉर्ट टर्म तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन डीसीबी बैंक आई थिंक लॉन्ग टर्म के लिए मेरे लिए होल्ड है। आप बने रहिए इस स्टॉक में। आई थिंक ये स्टॉक ऑलरेडी बढ़ चुका है, तो शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लगता कि यहाँ से ज्यादा मूवमेंट आएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर रखोगे तो आई थिंक बेनिफिट होगा। शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि यहीं आसपास घूमेगा। ओके, ठीक है, ये बात होगी डीसीबी बैंक की। और शिपिंग में आप कह रहे हैं कि आपको मझगांव डॉक, पहले भी आपने कई बार हाईलाइट किया है, ये एक स्टॉक है जो कि आपको लग रहा है कि काफ़ी अच्छा है। बाकी आप कह रहे हैं कि पुतिन साहब के आने से इनडायरेक्टली भी हमें कोई इसका बेनिफिट नहीं होने वाला, क्योंकि हम तो एक्सपोर्ट करते नहीं वहाँ पर। हाँ, हम लोग रशिया काफी आगे टेक्नोलॉजी में, तो हम उनसे लेते हैं, हम उनको नहीं एक्सपोर्ट करते, तो ज्यादा फायदा नहीं। हाँ, कुछ ऐसा हो सकता है कि जो कंपनियां डील करती है रशिया से, उनको थोड़ा कंसेशन मिल जाए, उस तरह से बेनिफिट मिल सकता है। तो सर एक जो चीज़ बोली जा रही है ना सर, मैं अगर सही पढ़ा हूँ कहीं पे, कि ये जो पुतिन साहब की मतलब भारत का दौरा है ना 4 साल के बाद पहली बार, कई सारी डील्स इसमें साइन होनी है, ऐसा मैंने पढ़ा है। और उसमें एक चीज़ जो बोलेगी ना, जिसमें इन बिटवीन द लाइंस पढ़ने की कोशिश करें आप, तो ये बोला जा रहा है कि ऑयल की जो मात्रा, जिस मात्रा में इंपोर्ट हो रहा था रशिया से भारत में, वो टेम्पोरेरीली कुछ समय के लिए उसमें थोड़ी सी कमी आई है। तो साफ तौर पे इंडिकेट किया जा रहा है कि हाँ, यूएस का प्रेशर है,
तो हम जो तेल की खरीद है वो कम कर रहे हैं और आगे जाते हुए शायद ये फिर बढ़ती हुई नजर आ सकती है, जो डिस्काउंटेड प्राइस पे हमें रशिया से क्रूड मिल रहा है। अब मेरा ध्यान जा रहा है सर ओएमसी स्टॉक्स पर, जो तेल मार्केटिंग कंपनियां हैं। इस डील के चलते क्या ये एक प्रीकर्सर होगा या फिर एक सांकेतिक होगी इस चीज को लेकर कि आने वाले समय में दोबारा क्रूड का इंपोर्ट बढ़ेगा, जिस तरह की डील्स होंगी उससे, और ये ओएमसीज के लिए फिर से बेनिफिशियरी होगा? देखिए, ये मोस्टली आई थिंक ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि ऑयल एक्सप्लोरेशन जैसे रिलायंस हो या ओएनजीसी हो, उन्होंने अपना जो रशिया से ऑयल आता था वो कम किया है, करेक्ट। तो जो डिस्काउंटेड प्राइस, अभी आप देखो कि जो डिस्काउंटेड प्राइस था वो भी इतना बड़ा नहीं था। अभी जो रशिया ने अपने भाव ऑलरेडी बढ़ा दिए थे, तो अभी जो मार्केट से आप बाय करो, रशिया से बाय करो, उसमें आई थिंक 10% का ही फर्क था, ज्यादा फर्क नहीं था। लेकिन इसके वजह से क्या हो गया, जैसे रिलायंस है, ओएनजीसी हो या ऑयल इंडिया, उन सबको थोड़ा उनको मार्जिन में इशू आ सकते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली वहां से इंपोर्ट है। ओएमसी तो आई थिंक रिलायंस से लेते हैं या ओएनजीसी से लेते हैं, उनको तो मुझे लगता नहीं डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो प्रोसेस्ड ऑयल काफी लेते हैं। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद टेम्पररी थोड़े लेवल पे ओएनजीसी या रिलायंस का मार्जिन को इम्पैक्ट आ सकता है। लेकिन जैसे आपने बोला कि ट्रम्प साहब को खुश करने के लिए किया है, तो अगर 6 महीने बाद, साल बाद वापस बढ़े, लेकिन अभी वो डिस्काउंटेड सेम टाइप ऑफ प्राइस जो पहले मिलते थे, मुझे नहीं लगता रशिया इज गोइंग टू कंटिन्यू। काफी डिस्काउंटेड थोड़ा कम होगा, तो स्टेबल हो जाएंगे यहाँ से मार्जिन, ऐसा लग रहा है। अच्छा, ठीक है, परफेक्ट है। अच्छा, मैंने सर ये भी पढ़ा है, अब आप कहेंगे कितना पढ़ा आपने, पता नहीं कितना सही होगा, कि ये भी बोला गया है कि रशिया कोशिश करेगा कि धीरे धीरे भारत से जो भी हो सके, जितना पॉसिबल हो सके, इंपोर्ट्स को बढ़ाएगा। मतलब यहाँ से सामान भारतीय कंपनी से खरीदना ज्यादा वो शुरू कर सकते हैं। तो आपके हिसाब से सर ऐसी क्या चीज है जो रशिया के पास खुद नहीं है, या फिर वो भारत से इंपोर्ट करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं? तो ऐसी कोई सेक्टर्स या कंपनियां जो आपको लग रही हैं कि बेनिफिशियरी हो सकती हैं? नहीं, इसमें आई थिंक थोड़ा इफ अगर हो सकता है तो मे बी स्पेशलिटी केमिकल्स या फार्मा, वो सब सेक्टर में आई थिंक हम लोग थोड़े आगे है। आई थिंक फार्मा सेक्टर एंड ऑल दैट, तो इवन इनडायरेक्टली आईटी भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी सब में तो आई थिंक रशिया काफी आगे। अगर दूसरा एक फूड्स एंड ऑल दैट, अगर राइस और ग्रेन, लेकिन उसमें भी आई थिंक रशिया का ऑलरेडी होल्ड है मेरे हिसाब से। आई थिंक केमिकल्स और फार्मा, आई थिंक ये दो जगह पे शायद बढ़ सकता है। प्लस ऑटो में थोड़ा एंसिलरी कंपनीज हो, उन सब का कुछ हो तो ठीक है, लेकिन आई थिंक वो जो दो सेक्टर बोले वो मेरे फोकस में रहेंगे। ठीक है, ओके। तो आप कह रहे हैं कि आईटी और फार्मा, ये दोनों केमिकल और फार्मा बेसिकली ये दोनों सेक्टर्स हैं हाँ, जो ज़्यादा बेनिफिशियरी हो सकते हैं इफ़ एट ऑल कोई इंपोर्ट बढ़ाया जाता है रशिया की ओर से भारत से। तो ठीक है, ओके। ये बात होगी पुतिन के दौरे की। लेकिन सर कुंज बिहारी जी का सवाल एक है कि कह रहे हैं कि सर मेरे पास इरडा के 350 शेयर हैं, 190 रुपए का एवरेज प्राइस है, और गेल भी है इनके पास 250 शेयर 188 रुपए पर। क्या करें सर? कह रहे हैं कि लॉस बुक कर लें या फिर अभी इनमें बने रहें? सर एक तो कैनेरा बैंक था ना, एक या इरडा था? इरडा। ओके, सॉरी सॉरी। हाँ, देखिए, इरडा की बात करूँ तो ऑफकोर्स ये स्टॉक काफी नीचे आ चुका है ऑलरेडी। और सर वो रीजन भी एक था कि इसका वैल्यूएशन काफी हाई था, अगर आप पीएफसी और आरईसी से भी कंपेयर करो तो बहुत ही ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा। और क्या हुआ था कि ये जो सोलर कंपनीज में ना थोड़ा इशू आ गए थे पेमेंट का एंड ऑल दैट, तो थोड़ा डर था कि एनपीएस बढ़ेंगे, उसके वजह से ये स्टॉक नीचे आया। लेकिन अभी भी कंपैरेटिवली वैल्यूएशन हाई है, तो ये जो प्राइस में एंटर हुए, आई थिंक वो टाइम लगेगा आने में, इतना इतना जल्दी नहीं का। फंडामेंटली भी मुझे लग रहा है कि आई थिंक इट विल टेक टाइम। तो थोड़ा लॉन्ग टर्म है तो फिर होल्ड करो, नहीं तो आप थोड़ा 10% ऊपर आए और निकल के किसी और सेक्टर में जाना है तो आप जा सकते हैं। और सर दूसरा स्टॉक था गेल। हाँ, गेल। तो गेल की मैं अगर बात करूँ तो गेल में सर प्रॉब्लम यही है कि जो प्राइसिंग का बहुत इशू है, बार बार जो गैस प्राइसिंग एंड ऑल दैट, और यहाँ मुझे वही प्रॉब्लम है। ये स्टॉक ऑलरेडी काफी हद तक कह सकते हैं ना पीछे 1 साल पहले बढ़ चुका है, और मुझे यहाँ से इतना मैं पॉजिटिव नहीं हूँ। तो गेल से भी मेरा तो यही होगा कि आप निकल के कुछ अच्छे सेक्टर या स्टॉक्स में जाइए। ठीक है, इरडा में लॉन्ग टर्म का व्यू है तो ही आप बने रहिए, और गेल से निकल जाएं, किसी और सेक्टर स्टॉक में चले जाएं, आपके लिए ज्यादा बेटर है। नायका को लेकर सर लक्ष्मी नारायण मिश्रा जी का सवाल है, कह रहे 254 रुपए पर लिया हुआ है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है? देखिए, नायका अगर ऑफकोर्स अगर आप शॉर्ट टर्म है तो मैं ज्यादा तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन नायका लॉन्ग टर्म के लिए मैं पॉजिटिव हूँ। अगर 254 में लिया है तो भी 245 का स्टॉप लॉस लगा के रखिए आप। होपफुली ये स्टॉक मुझे लग रहा है कि चलेगा।
अगर 15-20 रुपए ज्यादा रखो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो ई कॉमर्स का जो सेल्स है और उनकी जो ब्रांड्स की जो खुद की ब्रांड्स है उसके भी मार्जिन बढ़ रहे हैं। आई थिंक ये एक अच्छा डार्क हॉर्स हो सकता है आगे के लिए। तो मैं पॉजिटिव हूँ, अगर आपकी थोड़ा लंबी अवधि के लिए रखो तो ये 6 महीने साल में भी आपको यहाँ से भी डिसेंट रिटर्न देगा। थोड़ा स्टॉप लॉस 10% नीचे रखिए तो हिट ना हो, लेकिन थोड़ा लॉन्ग टर्म जाए तो रिटर्न मिलेगा इसमें। ठीक है सर, शैले होटल्स, इसको देखिए जरा, इन्होंने एक लग्जरी होटल ब्रांड लॉन्च किया है और 6 होटल के साथ 900 कमरे हैं जो कि इनके साथ जुड़ेंगे, और जेफरीज की एक रिपोर्ट भी आई जिसमें उन्होंने बाय रेटिंग और 1070 का टारगेट दिया है। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए होटल इंडस्ट्री ऑफ कोर्स काफी अच्छे ग्रो भी कर रही है, ये हमने काफी टाइम डिस्कस भी किया है, और ये स्टॉक ने भी देखे ना तो धीरे धीरे डिसेंट परफॉर्मेंस भी दिया है। ऑफ कोर्स अगर मैं स्टॉक का वैल्यूएशन देखूं तो ठीक है, इतना भी महंगा नहीं है, और मुझे लग रहा है कि जो लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट था वो भी बहुत ही अच्छा था इसका कंपेयर टू, अगर आप लास्ट क्वार्टर की बात करें तो वो लॉस था, एक नॉशनल लॉस आया था उसके वजह से। लेकिन यस, इसमें आप होल्ड करिए, आई थिंक थोड़ा लॉन्ग टर्म बने, ये यहाँ से रिटर्न दे सकता है। अच्छा ठीक है, ओके। जेएसडब्ल्यू स्टील सर, इन्होंने आज एक जेएफई स्टील के साथ 50-50 जॉइंट वेंचर किया है बीपीएसएल की फैसिलिटी ट्रांसफर करने के लिए। जेएफई इस कंपनी में यानी कि बीपीएसएल में 15,750 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रहा है, और जेवी से 2030 तक 1 करोड़ टन क्रूड स्टील उत्पादन का इनका लक्ष्य है। जेएसडब्ल्यू स्टील पर आपका क्या व्यू है सर? ओवरऑल स्टील सेक्टर पर भी बताइएगा। नहीं, स्टील सेक्टर पे पॉजिटिव है, कोई डाउट नहीं है इसमें, लेकिन बस अभी थोड़ा वो उस लेवल पे आ रहा है कि स्टील सेक्टर थोड़ा काफी बढ़ चुका है, तो यहाँ से थोड़ा केयरफुल है मेरे हिसाब से ना। आप यहाँ स्टॉप लॉस लगा के चलिए अगर प्रॉफिटेबिलिटी में कोई है तो, क्योंकि क्या है कि ये स्टील सेक्टर अगर वापिस अगर प्रॉब्लम आती तो धड़ाधड़ ये स्टॉक्स गिर जाते हैं। तो अभी 1145 है तो कुछ 1050 पे स्टॉप लॉस लगा के रखो, जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है सर। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा हो सकता है कि मेटल इंडस्ट्री थोड़ा नीचे जाए यहाँ से, इससे मैं थोड़ा यहाँ केयरफुल रहूंगा। अदरवाइज अभी के लिए तो मैं दोनों टाटा स्टील हो या जेएसडब्ल्यू स्टील में पॉजिटिव हूँ, लेकिन कह नहीं सकते, सडनली मूवमेंट आती है तो फिर प्रॉब्लम आ जाता है इन सब में। ठीक है, इस बीच विशाल शर्मा जी हमारे प्राइम मेंबर है, कह रहे हैं कि इकोनॉमी मेंबरशिप वाले कितने क्वेश्चंस के आंसर ले सकते हैं 30 दिन में? ऐसी कोई लिमिट नहीं है सर। किसी के साथ कोई प्रायोरिटी, किसी के साथ कोई ऐसा कोई भेदभाव नहीं है कि कोई इतने सवाल पूछ सकता है, कोई उतने सवाल पूछ सकता है। आप बेहिचक अपने सवाल पूछिए सर, एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम, और जो शो का फॉर्मेट है उसके हिसाब से आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी। और अगर मान लीजिए पूरे हफ्ते में नहीं भी हो पाता है तो हम वीकेंड के दौरान एक प्राइम मेंबर्स के लिए, केवल डेडिकेटेडली प्राइम मेंबर्स के लिए भी एक खास शो लेकर आते हैं जिसमें आपके सवालों के जवाब आधे पौन घंटे के लिए एक्सपर्ट के साथ जुड़ के हम देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए आप सोचिए मत, बेझिझक अपने सवाल पूछिए। और आई थिंक इन्होंने मेरी बात सुन के अपना सवाल भेज भी दिया है, कह रहे हैं कि इंडो फार्म इक्विपमेंट इन्होंने बाय कर रखा है 189 के दाम पर, और टीएमपीवी डीमर्जर के बाद 492 का 126 शेयर। क्या स्ट्रैटेजी रखें सर? 492 रुपए का प्राइस इनका, आई थिंक ये प्री एडजस्टेड है, ये जिसमें टाटा मोटर्स सीवी भी है और पीवी भी है। तो इंडो फार्मा इक्विपमेंट की अगर हम लोग बात करें तो ऑफ कोर्स ये स्टॉक अगर देखें तो ऑलमोस्ट 30% गिर चुका है, और रिजल्ट भी इतने कुछ खास नहीं आए थे कुछ टाइम से, रेवेन्यू में थोड़ा प्रॉब्लम है, और फार्म इक्विपमेंट्स में देखिए क्या है, वॉलिटिलिटी बहुत रहती है, एंड दैट इज व्हाट इज कॉजिंग अ प्रॉब्लम फॉर दिस कंपनी। मैं इतना पॉजिटिव नहीं हूँ, तो अगर यहाँ से अगर आप बेटर है, कोई डिफेंस हो या हम लोग बैंक्स की बात करें सब, आई थिंक वहां शिफ्ट हो जाए तो बेटर रहेगा। जो दूसरा स्टॉक था टाटा मोटर्स, अब टाटा मोटर्स का देखिए हमें भी प्रॉब्लम पता है, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल का कि जो जैगुआर लैंड रोड का है जो यूके सबसे, वहां बहुत इश्यूज चल रहे और अभी रहेंगे, क्योंकि ये वो लॉस बहुत बड़ा है जो साइबर अटैक की वजह से हुआ था। इसमें पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस हो तो ही रहो, नहीं तो दूसरे स्टॉक में आप जा सकते हो। इसमें मुझे अभी भी लग रहा है 1-2 क्वार्टर थोड़ा प्रॉब्लम रह सकता है, लेकिन वैल्यूएशन बहुत ही सस्ता है कंपेयर टू, अगर आप M&M देख लो या मारुति देख लो, वैल्यूएशन दृष्टि ये बहुत ही सस्ता है। यहाँ से ज्यादा नीचे नहीं रहेगा, लेकिन ऊपर जाने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर होल्ड कर सके तो करिए, अदरवाइज अगर आप बोलो कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल में कौन सा चाहिए, आई थिंक कमर्शियल व्हीकल अभी के लेवल पे अच्छा लग रहा है। ठीक है सर, बजाज हाउसिंग फाइनेंस में प्रमोटर अपना हिस्सा कम कर रहे हैं, 75% पर लाना है, अभी भी है 10-11% का मार्जिन, तो आपकी क्या राय है स्टॉक को लेकर? बजाज हाउसिंग फाइनेंस देखिए हमें भी पता है कि
नो काफी जब आईपीओ था तभी वैल्यूएशन बहुत हाई था और उसका वैल्यूएशन बजाज फाइनेंस के लेवल पे आ गया था, प्राइस टू बुक वैल्यू अराउंड 5 के आसपास थी। अब वो काफी कम हो रही है, अभी जिस तरह से ये स्टॉक प्राइस गिरा है तो वो कम हो रही है। और अभी अगर मैं इसका देखूं तो भी अगर आप देखें तो काफी हद तक नीचे आ रहा है। सो वो एक पॉजिटिव है, लेकिन जो इसका ग्रोथ है वो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम में मेरे हिसाब से आई थिंक अभी थोड़ा टाइम हो गया, इसको आप लेना है तो आप ले सकते हैं। थोड़ा लॉन्ग टर्म रखोगे तो, क्योंकि इसका अभी भी ग्रोथ अगर आप देखो तो 25-30% से है। एनबीएफसी को आगे जाके फायदा होगा, इंटरेस्ट रेट कट होगा, तो ये अभी एक अच्छे लेवल पे आ रहा है, तो मैं तो एक्यूमुलेट करूंगा यहाँ से, क्योंकि ये एक तरह से रीजन मिल रहा है 100 के नीचे में, तो आई थिंक एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, एक्यूमुलेट करने का काफ़ी अच्छा मौका है। बाकी सर पीएसयू बैंकों को लेकर आपका क्या व्यू है? आज क्यों गिरे हैं? मतलब ये प्रॉफिट बुकिंग थी या फिर वो जो खबर आई है कि एफडीआई लिमिट बढ़ाने की फिलहाल सरकार की कोई योजना नहीं है, 20% से बढ़कर 49% होना था, ऐसी खबरें थी बाजार में, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो कई सारे पीएसयू बैंक्स हैं जिसमें पीएनबी हुआ, इंडियन बैंक हुआ, कैनरा बैंक हुआ, इनमें भर-भर के आज बिकवाली हो रही थी सर। तो केवल एफडीआई लिमिट नहीं बढ़ रही है, उसी की निराशा थी? नहीं नहीं, एक तरह से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग ही थी। ऑलरेडी स्टॉक्स काफी बढ़ चुके हैं और बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है और रिजल्ट भी अच्छे आए, उसमें कोई डाउट नहीं। और मैं तो मानता हूं कि और 1-2 क्वार्टर पीएसयू बैंक्स में डू बेटर देन प्राइवेट बैंक्स, क्योंकि वैल्यूएशन अभी भी कंपेलिंग है। अगर आप देखो तो प्राइवेट बैंक्स ऑलमोस्ट डबल के लेवल पे चल रहे हैं पीएसयू बैंक से। तो अगर डिसेंट परफॉर्म करोगे, डबल डिजिट क्रेडिट ग्रोथ लाओगे और एनपीए सब कंट्रोल में, तो वैल्यूएशन ऊपर ही जाएगा। तो वही हो रहा है। तो मैं तो ये आई डोंट थिंक एफपीआई का वो इतना बड़ा इशू था आज। आई थिंक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन नीचे लेवल पे आता है तो पीएसयू बैंक में मैं तो बायर रहूंगा। अच्छा, नहीं मैं पता क्यों पूछ रहा हूँ सर, क्योंकि क्या है ना कि अगर बैंक बैंक स्पेसिफिक इशू होता है या कुछ ऐसी बात होती तो फिर प्राइवेट बैंक्स भी गिरते। ऐसा नहीं हुआ लेकिन आज। हाँ, तो एक तरह से शायद उम्मीद थी। देखो ऑनेस्टली मेरे को तो इतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन मार्केट एक्सपेक्ट करके जा रहा था कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव आएगा, क्योंकि अब ये जो गवर्नमेंट है काफी अभी थोड़ा प्रोएक्टिव हो रही है पीएसयू बैंक्स के लिए भी। तो ऐसा था, लेकिन वो नहीं है, तो थोड़ी निराशा है। लेकिन आई थिंक वो भी आई थिंक विद द टाइम आई थिंक वो चला जाएगा। आईटी स्टॉक्स को लेकर क्या व्यू है सर आपका? हमने रुपया 90 का लेवल पार कर गया, नेगेटिव नेगेटिव बहुत कुछ कर लिया। आईटी स्टॉक्स के लिए ये पॉजिटिव है सर। कुछ कुछ आईटी स्टॉक्स में हमने काफी अच्छी खरीदारी देखी भी है। कुछ मिड कैप आईटी नाम मैंने बताए भी थे शो की शुरुआत में। तो मिड कैप आईटी पर क्या व्यू है आपका? मिड कैप आईटी अच्छा है। मिड कैप आईटी कंपेयर टू लार्ज कैप आईटी, खास करके जैसे कोफोज हो, परसिस्टेंट हो, एम्फेसिस हो, वो कुछ स्टॉक अच्छे हैं। लार्ज कैप में तो अभी भी प्रॉब्लम है। देखो ये जो करेंसी स्ट्रांग होती है तो फायदा तो होता है, सॉरी जो वीक होती है उनसे फायदा तो होता है आईटी कंपनीज को, लेकिन उसके सामने जो कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएट होंगे और उनकी आगे की स्ट्रेटेजी क्या है, उसमें बहुत कुछ डिपेंड है। उनका गाइडेंस कैसा है, कैसे रेवेन्यू ग्रोथ है। तो मुझे लग रहा है कि आई थिंक मिड कैप आईटी जो निश एरिया में है, जो एआई की तरफ काफी झुकाव है उनका, आई थिंक वो ज्यादा परफॉर्म करेंगे कंपेयर टू लार्ज कैप्स। तो यस, मिड कैप में आप रह सकते हो, अदरवाइज लार्ज कैप अवॉइड कीजिए। ठीक है, ओके। मिड कैप आईटी में रहिए, लार्ज कैप्स को आप अवॉइड कीजिए। आखिरी सवाल ले रहा हूँ सर। ये ना सवाल ऐसा है कि टेम्प्ट कर रहा है लेने के लिए। लक्ष्मी नारायण जी का ही सवाल है ये। कह रहे हैं कि सर केपी एनर्जी और बायोकॉन 4 साल का व्यू चाहिए। सर ये 4 साल का व्यू देख के सिर्फ मैं ये सवाल लेने के लिए टेम्प्ट हुआ हूँ सर। देखिए केपी एनर्जी ऑफ कोर्स नो, अगर देखे तो ठीक है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से थोड़ी रिकवरी आनी चाहिए और यहाँ से धीरे धीरे आई थिंक थिंग्स विल बी सेटलिंग डाउन इस कंपनी के लिए। ऑफ कोर्स ये स्टॉक थोड़ा नीचे आ चुका है एंड 45% नीचे, लेकिन ऑलरेडी काफी गिर चुका है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से भी मैं देखूँ ना तो इतना महंगा नहीं है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक इसको होल्ड करके रखिए, अभी वैल्यूएशन ठीक ठाक है। और जो बायोक है ना, बायोकॉन में मैं इतना थोड़ा पॉजिटिव नहीं हूँ। अगर आप फार्मा कंपनी की बात करें तो ठीक है, ये स्टॉक ऊपर जा रहा है अभी, लेकिन अभी भी उस तरह का आप देखो तो रिटर्न नहीं दिया है, और ना तो वो आगे लग रहा है कि प्रॉब्लम थोड़ी आ सकती है। तो मैं अगर आपको चाहे तो यहाँ सीडीएमओ बिजनेस में चाहिए, जैसे ऑलरेडी लॉरस लैब भाग गया, लेकिन लॉरस लैब है, सिंजिन है या डीवीसेब है, वहां मुझे लग रहा है कि ग्रोथ अच्छा, सेक्युलर ग्रोथ 4 साल के लिए आ सकता है। क्योंकि आप 4 साल बोल रहे हो, इसलिए मैं थोड़ा लॉन्ग टर्म आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, ओके, परफेक्ट। बहुत शुक्रिया आपका सर इतना कीमती समय हमारे साथ शेयर करने के लिए। जिन भी शेयरों को लेकर बातचीत हुई है सर, उनमें कोई डिस्क्लेमर?
जी ये सब जो स्टॉक्स के बारे में बात की उसमें मेरा पर्सनल इन्वेस्टमेंट नहीं है। हाँ, लेकिन हमारे क्लाइंट्स को या तो हमने सुझाव दिया होगा या तो हमारे स्मॉल केस में हो सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच संदीप जी फॉर कॉलिंग। नमस्कार दोस्तों, होप आपको सेशन अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहते हो कि हम भी आपको हेल्प करें स्टॉक सिलेक्शन में, तो आप हमारी सर्विस ले सकते हैं। हम एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है, और आप www.catapan.in ये वेबसाइट में जाके देखिएगा। यहाँ हमने सब कुछ दिया हुआ है। अगर आप देखें तो एक पोर्टफोलियो बिल्डर कॉम्बो है, जहाँ हम लोग इक्विटी, म्यूचुअल फंड, ETF, आईपीओ, एसएमई आईपीओ, बॉन्ड्स रिकमेंडेशन, बाय सेल रिकमेंडेशन, वीकली सेशंस होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं आपका पूरा पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर और प्रॉपर डायरेक्शन में, प्लस पोर्टफोलियो रिव्यू भी होता है। तो आप जरूर जाके देखिएगा। इवन आपको सिर्फ इक्विटी का चाहिए तो इक्विटी का भी पोर्टफोलियो अवेलेबल है। जो आप सिर्फ इक्विटी का चाहिए तो बेटर है आप एक बार जाके देखिए और समझिए। प्लस गाइस, अगर आप चाहते हो कि आप हमारा नेक्स्ट सेशन अटेंड करें ऐसे सेक्टर रिकमेंडेशन और इवन स्टॉक पिकिंग एक्सरसाइज, तो हम उसकी भी लिंक दे देंगे। वो क्लिक करके नेक्स्ट सेशन अटेंड कीजिएगा। चलिए, डू सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट वेबिनार। थैंक यू। Investment in market securities is subject to market risk. Read all the documents carefully before investing.